नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि राजस्थान जेईएन की भर्ती 2024 ये आ चुकी है वैकेंसी और इसका फॉर्म स्टार्ट भी हो चुका है। थोड़ा सा मैं लेट एक दो दिन, लेकिन आप लोग के डिमांड के अनुसार मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को सबसे ज़्यादा ये डाउट है कि सर ये अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र क्या है, हम किस में आप फॉर्म अप्लाई करें, अनुसूचित में करें कि गैर या दोनों में। तो ये बड़ा मन में आप लोग के डाउट है। और एक ये मन में डाउट है कि अदर स्टेट के अगर हम हैं तो क्या उसमें हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम उसमें अलाउ हैं। तो ये भी आपके मन में एक डाउट बना हुआ है। तो ये सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम डेट इसकी क्या है, क्या इसमें एज लिमिट है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या पूरा सिलेबस है, ये जितने मुद्दे हैं उन सभी पॉइंट्स पर हम एक एक करके डिटेल्स में बात करेंगे और प्रूफ के साथ, जो इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, ये 1111 पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर आप, अगर आपको लगता है कि हम इसके लिए परफेक्ट हैं या मतलब सुटेबल हैं, तो आप या एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर जो है ये आपका इसके लिए, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इस जो लोग इस फॉर्म को अगर डाले हैं, मान लीजिए डाल भी रहे हैं या डालेंगे, उनके लिए मैं कोर्स भी अलग से टेक्निकल सिर्फ टेक्निकल यहां पर लॉन्च किया हूं। टेक्निकल बैच है राजस्थान जेईएन का। ठीक है, तो जो लोग राजस्थान जेईएन का फॉर्म डाले हैं वो लोग ये बैच ले सकते हैं। हिंदी में ये बैच है और हिंदी में बैच है और सिर्फ टेक्निकल है। तो सारी चीजें इसमें आपको रिकॉर्डेड बैच है, वो सारा अपलोडेड मिलेगा। कुंभ बैच अलग है, ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको बता देते हैं कि पहले तो ये समझिए कि इसमें पहले पोस्ट क्या है, फिर आगे चीजें फिर आपको बताते हैं डिटेल्स में। और ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन ये रहा। और इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा 10-15 मिनट, उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए नोटिफिकेशन यहां पर ये जो दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। ठीक है, और इसमें यहां पर जो भर्ती निकला हुआ है, ये वैकेंसी, ये बाकायदा वैकेंसी जो है वो आपका कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधे भर्ती 2024। और इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग है। अब इसमें डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक दोनों के लिए है। तो यदि आप जैसे डिप्लोमा और बीटेक दोनों कर लिए अगर अभी, तो आप दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों का पेपर अलग अलग डेट पर होता है। जैसे डिप्लोमा वाले अलग दिन जाएंगे पेपर देने, बीटेक वाले अलग दिन जाएंगे। और अगर आप दोनों में भरे हैं, क्योंकि आपके पास दो डिग्री है, तो आप डिप्लोमा बीटेक का 2 दिन पेपर देंगे। ठीक है, अलग अलग, और अलग अलग फॉर्म भी अप्लाई होगा। तो ये चीज को ध्यान में कर लीजिए। तो अगर सिर्फ डिग्री धारक है तो डिग्री वाले में अप्लाई करें, और सिर्फ डिप्लोमा धारक है तो डिप्लोमा वाले में। अलग अलग सारे ब्रांचेस भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपके, जैसे कि इसमें मैं विभाग बता देता हूं, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग यानी कि वाटर रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है, जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, और स्वास्थ्य जो है शासन विभाग है। यहां पर जो है स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि ये सेल्फ जो है आपका बॉडी है, आपका प्रशासनिक बॉडी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन है, इसमें भी आपका थोड़ा सा वैकेंसी है। और पंचायती राज विभाग में है। तो इन सब में मिला के वैकेंसी यहां पर आई हुई है। और यहां पर आपको बता दें कि यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि अभ्यर्थी कनिष्ठ अभियंता अलग अलग संवर्ग के लिए आवेदन करना चाहता है, तो प्रत्येक पद संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर आप डिप्लोमा के लिए भर रहे हैं तो डिप्लोमा के लिए भी सारे पोस्ट को सेलेक्ट करना होगा, और बीटेक के लिए अगर भर रहे हैं तो बीटेक से तो उसके लिए अलग अलग पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी में ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे हम यहां पर चलते हैं अलग मुद्दे पे। यहां पर एक है आपका आरक्षण वाला जो है, उस मुद्दे पर चलते हैं। जो ये, अच्छा यहां पर जो फीस लग रहा है वो देखिए 600 रुपए, जो कि अदर के लिए भी यही लगेगा। अब अदर राज्य वाले भरेंगे कि नहीं भरेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्पष्ट रूप से यहां पर नोट में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा जरा इसको। इसमें नोट में लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य के अलावा
राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, जैसे कि अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, जो है मध्य प्रदेश, अन्य राज्य जो भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के भी हों, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सामान्य वर्ग में कंसीडर किया जाएगा। तो जो इसमें सामान्य वर्ग की सीटें होंगी सिर्फ उसी के लिए आप लड़ेंगे, अदर स्टेट वाले, यानी आपको उसी में मिलेगा। बाकी जो रिजर्व सीटें हैं उसमें आपको वरीयता नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी में आएंगे आप अदर स्टेट वाले। तो ये क्लियर होता है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है या कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है। पेपर की अगर बात करें हिंदी इंग्लिश में, तो पेपर इंग्लिश में दोनों, मतलब नॉन टेक टेक दोनों में आता है, हिंदी में भी पूरा आता है। मैं पेपर भी लास्ट में दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर भी लास्ट में दिखा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है। अब इसके लिए आपको ओटीआर भरना होगा। तो ये क्लियर हो गया कि अदर स्टेट के भी भर सकते हैं। अब यहां पर एक मुद्दा ये सबसे बड़ा है कि जैसे ये जो पद है इसमें एक चीज लिखा है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र, और एक नीचे यहां पर है कि जो है अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है। यहां पर नीचे एक है अनुसूचित क्षेत्र और ऊपर एक है गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है। तो इसके लिए क्या इसमें मैटर है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र क्या है इसमें और अनुसूचित क्षेत्र क्या है इसमें, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जानकारी के लिए, नीचे है वो अनुसूचित और गैर अनुसूचित। तो पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि ऐसे कुल शायद 6 राज्य हैं जिसमें जनजातियों की जो संख्या है, जनजाति जो है वो बहुत अधिक है, यानी कि अधिक मात्रा में है। तो उनका जो क्षेत्र है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया, यानी कि गवर्नमेंट क्या मतलब है, जो राष्ट्रपति, मतलब एक तरह से जो हमारे राष्ट्रपति साहब से, यानी कि वहां से ये पूरा एक अध्यादेश आया है, पारित भी हुआ है कि ऐसे राज्यों में अलग से इनके लिए डेवलप करने के लिए, इनके क्षेत्र को डेवलप करने के लिए अलग से एक जो है वो कुछ लाया जाए, ताकि इस तरीके से देखिए यहां पर भी ये राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र का विवरण, अभी यहां 19 मई 2018 की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में राज्य के 8 जिलों को सम्मिलित किया गया। तो राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, आपके जनजातीय लोग हैं। ठीक है। अब ये काफी पिछड़े लोग होते हैं, तो ऐसे में उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए यहां पर जैसे संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है, और उदयपुर, सिरोही, इधर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, ये 8 ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा जो भी जिले हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं। अब इसमें एक चीज रूप से स्पष्ट लिखा हुआ है, अच्छा, ये भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि इस पर ज्यादा जोर दिया जाए, इनको डेवलप किया जाए। तो इसके लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई, यानी उस क्षेत्र की जो वैकेंसी होंगी उसमें ऐसा प्रावधान अलग से दे दिया गया। अब इससे क्यों ऐसा किया पता है? ऐसा इसलिए किया गया है कि इसमें साफ साफ से लिखा हुआ है, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा, देखिएगा। अभी यहां पर गैर, जो जैसे अभी आप लोग जब जाएंगे ना, तो आप लोग गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले में ही अप्लाई कर पाएंगे। जो अदर स्टेट के लोग हैं वो सिर्फ फॉर्म गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अगर नहीं भी करते तो बाद में डीबी में आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र की ही सीट दी जाएगी, और वो भी उसमें सामान्य वर्ग में आएंगे, यानी कि आप सिर्फ सामान्य वर्ग में। और ध्यान रखिएगा, महिला का अलग है और विधवा का अलग है और जो भी विकलांग है वो अलग है, बट आप इसका भी सामान्य लीजिए। यानी कि आप जैसे अभी इसमें अगर हम बात करें सार्वजनिक निर्माण विभाग में, और अगर सिविल डिग्री वाली सीट देखें तो सिर्फ आप यहां पर जो है 3 सीट के लिए पीडब्ल्यूडी में अप्लीकेबल है, और अगर सिविल डिप्लोमा की बात करें तो सिर्फ 1 सीट के लिए है। यह सिर्फ किसके लिए? यह सिर्फ जो है सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट इस तरीके से हैं। तो डिपार्टमेंट तो सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे आपके जब फॉर्म आप भरेंगे।
अब हम बात करते हैं कुछ चीजें यहां पर जो लिखी गई हैं कि कैसे ये कौन कौन से फार्म लोग भरेंगे, अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाला, इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग के लिए, जैसे यहां पर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग के लिए, सबके लिए दे रखा है। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ से तौर पर लिखा है कि जो भर्ती का प्रक्रिया, विशेष प्रावधान यहां पर है। ठीक है, तो ये आर्थिक जो हमारे वहां के राजस्थान के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक, उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं और उनका जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारी चीजें इसमें लगाई जाएंगी। यहां पर वही चीज फिर से यहां पर मुद्दे की बात यहां पर वही कहा गया है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, इन भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, अन्य राज्यों के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होगा, ने कारण सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से आपसे यहां पर बता दिया गया है। ठीक, कि आप अदर स्टेट के फार्म तो भर सकते हैं लेकिन आपको कोई लाभ वहां का नहीं दिया जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहां पर मुद्दे की ये बात करते हैं कि जैसे ये तो उनके लिए है, जो भी वरीयता या छूट मिलेगी, खिलाड़ी उड़ाड़ी है वहां के लिए छूट मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर हम और चीजें की बात करना चाहते हैं, जो सूचित अनुसूचित वाला है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, बस एक एक पॉइंट को आपको जो जो जरूरी है मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, ये तो वहां के लिए है, दिव्यांग के लिए। हाँ, ये देखिए, ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए अभ्यर्थियों के लिए निर्देश है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्पेशली यहां पर लिखा है, अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, उसके लिए तो सब करेंगे, बट अनुसूचित क्षेत्र का जो जितनी वैकेंसी है वो सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र के राजस्थान राज्य के जो निवासी हैं वही सिर्फ उसके लिए फार्म भर सकेंगे। यानी कि अगर आप जो अदर स्टेट के हैं वहां पर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ गैर अनुसूचित वाले में करेंगे, और जो राजस्थान के लोग हैं वो भी गैर वाले में नहीं आ पाएंगे, अनुसूचित वाले। ध्यान रखिएगा, क्लियर? ये चीज समझ में दिमाग में बैठा लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं। यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र की भर्ती है, वैकेंसी है, उसमें सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र वाले ही कैंडिडेट जो राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के होंगे निवासी, मूल निवासी, वही सिर्फ इसके लिए क्या करेंगे, फार्म भर पाएंगे। यानी कि अदर जो हैं वो कोई भी अनुसूचित क्षेत्र में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है ना अभी। ठीक है, और गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो सीटें हैं उसमें सभी भर सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेरित जो अनुसूचित क्षेत्र के सदाभावी निवासी हैं और जो स्वयं, या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है, उनके पिता पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व अनुसूचित क्षेत्र के सदाभावी निवासी रहे हैं, कार्मिक टू विभाग के सूचना दिनांक इसके अनुसार अंतर वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित और वह अपने विवाह के बाद अनुसूचित क्षेत्र का सदाभावी निवासी है, तो वो भी इस फार्म को भरेगा। ठीक है, तो यहां पर यह पॉइंट याद कर लीजिए कि केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे, सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र के लिए। आगे बात करेंगे यहां पर। अब यहां पर हम बात करते हैं, अब ये समझ में आ गया अनुसूचित और ये वाला। अब कुछ यहां पर बात हो जाए कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये संविदा पर भर्ती है, ऐसा भी कुछ लोग हल्ला मचाते हैं, तो संविदा पे नहीं है, लिखा राज्य सरकार 7वें वेतन के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पद हेतु मैट्रिक्स लेवल 10 देय होगा। और इसमें यह भी लिखा है परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा, जो भी भत्ता वगैरह मिलेगा वो राज्य सरकार के अनुसार मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, संविदा भर्ती नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो यहां पर 2 पद हैं, यानी कि मेन एक डिग्री धारक, एक डिप्लोमा धारक। तो जो बीटेक किए हैं वो भाई डिग्री धारक में भरेंगे, जो डिप्लोमा किए हैं वो डिप्लोमा। अगर दोनों किए हैं तो आप दोनों से अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार आप पेपर देने जाएंगे भी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अच्छा ये तो हो गया आपका लिखित परीक्षा चयन प्रक्रिया, ये आपका तो अभी हम बता ही देंगे किसमें होगा। अन्य योग्यताओं में ऐसा कुछ इसमें विशेष है नहीं। ठीक है,
आयु की बात कर लेते हैं, जिसका जैसे आयु की अगर इसमें प्रॉब्लम होगी ना, कुछ एज की, तो देखिए एज वाले में जैसे कुछ लोग अभी जस्ट डिप्लोमा पास किए होंगे। और एक चीज और बता दें, यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, अच्छा जो लोग का अभी रिजल्ट नहीं, लेकिन वैसे आ ही गया है, जिसका रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, मान लीजिए उनका बैक होगा, तो यह भी ध्यान कर लीजिए, बैक जैसे जिनका होगा ना, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसको कहेंगे सर कैसे? देखिए इसमें यह चीज लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी में कि जो आपकी डिग्री है ना, वो डिग्री पेपर होने के पहले तक पास हो जाना चाहिए। यानी फॉर्म भरने का डेट पे नहीं दिया गया है इसमें, अभी मैं दिखाऊंगा आगे आएगा, ठीक है। तो पेपर होने के पहले तक आप क्या होने चाहिए? आप पास हो जाने चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो पेपर तो इसका फरवरी में होगा, अगर तब उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अगर पास हो जाते हैं तो वो आपका लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहां पर कहां लिखा है, परीक्षा तिथि से पूर्व। देखिए अब यहां पर स्पष्ट रूप से यह चीज मेंशन है, ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जैसे जो लोग का भी रिजल्ट अधूरा होगा, क्या वो ये फॉर्म को भर सकते हैं? तो भर सकते हैं फॉर्म को। देखिए क्या यहां पर लिखा है कि यहां पर लिखा है कि जहां चयन लिखित परीक्षा ये हो जाता है, साक्षात ये माध्यम से किया जाएगा, समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा की तिथि से पूर्व तक अर्जित कर लेने का दस्तावेज, ध्यान रखिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयनित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। तो जो परीक्षा तिथि है ना, उसके पहले ही आप दस्तावेज क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि अपना पास उस होके उसको रिकॉर्ड बना लीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्म भर सकते हैं आप अभी भी अपीयरिंग में भी। आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट मुद्दे पर एज की। बहुत सारे लोग इसमें डिप्लोमा कर रहे होंगे जिनकी एज अभी 18 साल नहीं हुई हुई, तो आप यहां पर 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को 18 साल हो जानी चाहिए। यानी आप ऐसे लिखिएगा 1/1/2025 और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। 1/1/2025 है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए कि कुछ 10 साल ऐसे करके ले 10 जो है 1 ऐसे ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। तो जब 2000 हो जाएगा तो अब देखिए कितने साल हो गए आप? 25 साल के लगभग हो गए, खुद ही ऐसे ही है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, माइनस करके निकाल लीजिएगा। 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम तो 40 वर्ष है, मैक्सिमम इसमें 40 वर्ष दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुछ पदों के लिए छूट भी दिया गया है, जैसे पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी, इसमें काफी दिन से नहीं आए थे पीडब्ल्यूडी और शिक्षक विभाग की, तो उसमें 1 साल की छूट दी गई है। और जैसे कि यहां पर जो है कुछ और अदर विभाग हैं, जैसे कि पंचायती राज जल संसाधन, इसमें 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है। और यह छूट जो है सामान्य वर्ग किसके लिए है? जो श्रेणी में कैटेगरी में आते हैं, ये छूट उनके लिए रहेगी, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। यह तो हो गई बात किसकी? एज की, आयु की बात हो गई, और अनुसूचित जाति की बात हो गई, अदर स्टेट की भी बात होगी। अब एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं और सिलेबस पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं। एग्जाम की तारीख पर भी बात कर लेते हैं, इसमें तारीख भी दिया हुआ था कि आपकी डेट क्या है एग्जाम की, ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है, अच्छा ये पेमेंट वेमेंट करके फॉर्म भर दीजिएगा भाई आप लोग। पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो ये इस पर भी थोड़ा सा चर्चा अभी यहां पर संशय है। देखिए अभी तक जो पेपर हुआ है पिछले, वो सारे के सारे जो है वो ऑफलाइन हुए थे, लेकिन इस बार इसमें ऐसा दोनों लिख के रखा है। देखिए यहां पर लिखा है कि परीक्षा आयोजन जो है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कि सीबीटी टैबलेट आधारित परीक्षा, या फिर ऑफलाइन भी लिखा हुआ है, आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। तो दोनों में से कोई हो सकता है, ये क्लियर नहीं, लेकिन अभी तक पुराने जितने पेपर हुए हैं वो सारे क्या हुए हैं? जो है ऑफलाइन हुए हैं। अब यहां पर डेट भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देखिए जो डिग्री डिप्लोमा के पदों पर भर्ती परीक्षा 6 फरवरी 2025 से लेके 11 फरवरी 2025 तक अलग अलग करवाई जानी प्रस्तावित है। तो डेट क्लियर है कि पेपर कब होगा। पेपर आप लोग का मैं बता दूं 6 फरवरी से लेके 11 फरवरी के बीच होगा, ठीक है। 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आपका पेपर होगा, ये क्लियर है, प्रस्तावित है।
फार्म भरिए और पढ़ाई पे लग जाइए अगर इसके लिए आप भर रहे हैं तो। ठीक है, प्रवेश पत्र तो उसी समय जारी होगा। और हम और चीजें आपको बता दें सिलेबस पर। अब आइए, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी जो जो जरूरत की चीजें थी, जो आपके सारे डाउट थे। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो ये तो डिग्री धारक की है, आप डिप्लोमा वाले इसमें ज्यादा होंगे हमारे चैनल पर जहां तक है। तो डिप्लोमा बीटेक का सिलेबस सेम है, कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल में इसमें ज्यादा है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, बाकी उसमें स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है डिप्लोमा में। तो आइए जरा देखिएगा यहां पर डिप्लोमा वाले में, देखिए यहां पर जो एग्जाम स्कीम है, देखिए कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा के लिए एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो जैसे आप यूपी ट्रिपल का एग्जाम दे रहे हैं ना, 65 क्वेश्चन टेक्निकल और 35 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, तो उसी तरीके से इनका भी एग्जाम स्कीम है। इसमें भी यहां पर जो है, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, यानी कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का जनजाति, राजस्थान का जो भी भूगोल है, राजनीतिक प्रशासनिक सारी जो व्यवस्था राजस्थान की सिर्फ, ठीक है, वो इसमें 40 अंक का आएगा। और 40 अंक का मतलब यहां पर है कि 40 क्वेश्चन रहता है। ये कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन रहता है। तो 40 अंक यानी 40 क्वेश्चन होता है इसका। और भाग अभी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का 80 क्वेश्चन होता है आपका टेक्निकल, तो यानी कि टेक्निकल 80 क्वेश्चन आता है और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आता है। और ये सेम वही यूपी ट्रिपल एससी लेवल का क्वेश्चन इसमें होता है एकदम। और ये 120 टोटल हो जाएगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करना होता है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न ही आएगा और इसमें आपको कम से कम 40% पाना अनिवार्य है। ठीक है, न्यूनतम निर्धारित रुचिकांक पर इसमें है। और एक चीज ध्यान बता दें, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग कट जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस पर बात कर लेते हैं। इसमें टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है। सिलेबस की अगर बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान देखिए राजस्थान का, इसमें राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के कुछ सभ्यताएं हैं, राजवंश है, राजपूत संबंध है, मुगल से क्या था, स्थापत्य कला है, किले हैं, स्मारक है, धार्मिक आंदोलन है, प्रमुख चित्रकलाएं हैं, साहित्य है, लोक संगीत है, त्योहार है, मेले है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, आभूषण है। तो ये जितना है सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक जितना है सारा राजस्थान का, तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये यूपी से ज्यादा इसका जीके है, इतना समझ लीजिए। यूपी में तो कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये राजस्थान का भूगोल भी अलग से है। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। अब ये टेक्निकल की बात करते, देखिए टेक्निकल ये दोनों पेपर इंग्लिश हिंदी में आते हैं। मैं अभी पेपर भी दिखा देता हूं अभी जस्ट। ये देखिए, ये आपका सिविल का आएगा। सिविल में यहां पर जो मैं इसका कोर्स भी लॉन्च किया हूं, 80 क्वेश्चन का मैं यहां पर कोर्स भी ये लॉन्च इसीलिए कर दिया कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें फार्म भरें और ढूंढे वो, तो इसलिए यहां पर सिर्फ उन्हीं का सब्जेक्ट ऐड किया हूं इस कोर्स में। और इससे कम फीस इसकी है, जो लोग इसको भरेंगे तो यहां पर लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए आपका जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यानी कि इसमें जो है आपका बिल्डिंग जो है टेक्नोलॉजी यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा बहुत है और पूरा बिल्डिंग मटेरियल है। सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग का पूरा टोटल सर्वेइंग फर्स्ट सेकंड पूरा, और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी पूरा इसमें इंक्लूडेड है। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट तो ऐसे होगा, भले ये 2 लिखा है उसको 3 पढ़िए आप। सोम है इसमें, पूरा सोम है। स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में ऐड किया है उसी तरीके से। तो ये सोम हो गया आपका, यानी कि 4 सब्जेक्ट हो जाएगा। आरसीसी एक पूरा है इसमें, पूरा इसे 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस है, तो इसमें आपका ना जो इरिगेशन यानी कि पूरा इरिगेशन भी है और इसमें इरिगेशन के साथ साथ हाइड्रोलॉजी भी है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इसको ना पकड़िए, इन्वायरमेंट नहीं है, तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी दोनों है इसमें। ठीक है, तो ये आपका 7-8 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहां पर आपका सॉइल इंजीनियरिंग है, तो सॉइल का पूरा है और थोड़ा सा इसमें ऑटो कैड है बस। यानी कि इसमें आपका कौन कौन सब्जेक्ट नहीं है, फ्लूड आपको नहीं पढ़ना है, फ्लूड या जचम नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है इसमें इन्वायरमेंटल नहीं पढ़ना है, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ नहीं पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ना है। और इसमें आपका जो है वो एक और सब्जेक्ट कौन सा है, हाँ बाकी सब पढ़ना है आपको। हाँ, डीएसएस नहीं पढ़ना है, तो इसमें डीएसएस भी नहीं पढ़ना है। तो इतने सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी जो इधर सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं। देखिए अब आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं, जैसे कि आप लोग की डिमांड रहती है कि
सर कैसा यहां पर पेपर आता होगा, आप प्रूफ के साथ दिखाइए कि इंग्लिश हिंदी ही आता है ना। तो देखिए यहां पर जो पेपर है ना वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। जब भी पूछेगा इंग्लिश हिंदी दोनों पूछेगा। देखिए यहां पर ये पेपर है और ये देखिए पेपर इस तरीके से यहां पर देखिए जो भी क्वेश्चन होगा ना वो इंग्लिश होगा फिर हिंदी में भी होगा। ये तो जीएस है इस तरीके से पूरा। और देखिए टेक्निकल का मैं दिखा दे रहा हूं पेपर यहां पर इस तरीके से। देखिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है which following type of leveling cannot be done with dumpy level, differential, reciprocal, trigonometric profile। तो इसका हिंदी भी यहां पर लिखा हुआ है। निम्न में से किस प्रकार का तलेक्षण डंपी लेवल से नहीं किया जाता? डिफरेंशियल तलेक्षण, पारस्परिक, त्रिकोणमिति, प्रोफाइल। तो ये भैया डिप्लोमा के लिए बेस्ट है, इसलिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों है। आप लोग को ज्यादातर प्रॉब्लम इसी में होती है। देखिए थ्योरी क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा। तो इस तरीके से इसका पेपर आता है, बहुत टफ नहीं रहता है। बट कट ऑफ के लिए भी मैं एनालिसिस करूंगा तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप जितनी चीजें मैंने यहां पर बताई हैं आपको, कौन कौन सी चीजें सारी समझ में आ गई। एग्जाम डेट आपको बता ही दिया, फरवरी में है। एज भी बता दिया कि 1 जनवरी 2025 से लिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में जो सिर्फ राजस्थान के अनुसूचित जाति के लोग हैं वही सिर्फ फार्म को भरेंगे, इसको वैकेंसी को भर पाएंगे इसमें। और गैर अनुसूचित क्षेत्र में सभी भर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। एग्जाम पैटर्न मैंने बता ही दिया, 80-40 का रेशियो रहेगा। और सिलेबस जो है वो पूरा डिटेल्स में बात कर लिया। अदर स्टेट अलाउ है, हाँ यस अलाउ है, लेकिन सिर्फ सामान्य वर्ग में आप कंसीडर करे जाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर ये संपूर्ण जानकारी थी। इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए अगर आप जेन्युइन चीजें, फैक्ट चीजें आप जानना चाहते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित या कोई भी अदर जेईई से संबंधित, उसके लिए आप हमें कमेंट जरूर बताइए कि हमें सर इस तरीके का वीडियो चाहिए, ताकि हम उस पर काम कर सके और आपको प्रोवाइड कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।